तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं आज की टॉपिक की। पिछली वीडियो में हमने सेल मेम्ब्रेन को देखा था, मतलब सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल तक देख लिया था। आज की वीडियो में हम उसके आगे के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी कि जो कोशिका के अंदर के अंग होते हैं, यानी कि कोशिकांग होते हैं, यानी कि उसी को इंग्लिश में ऑर्गेनल्स कहते हैं, उनको हम क्लियर करने वाले हैं। तो हमने उस वीडियो में सेल मेम्ब्रेन वैक्यूल को देख लिया था। उसके बाद भी हम आज फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करके इसके अंदर जितने भी इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी को हम आज की वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम को ख़राब किए आइए चलते हैं। उससे पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे पड़ी है। ठीक है, अब आते हैं आज की टॉपिक पर। देखिए आपको पता है सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। क्यों? क्योंकि ये सबसे बाहरी लेयर है, यहीं से हम एक एक करके अंदर आते जाएंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन में कुछ खास दिक्कत वाली बात नहीं है। हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन एक तरीके की झिल्ली होती है जो हमारी सेल की रक्षा करती है, वो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जो इसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स होते हैं उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके रखती है, यानी कि उन सभी को एक जगह कैद करके रखती है। आप इस तरीके से भी कह सकते हैं, यानी कि उनको क्लोज करके बंद करके रखती है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन इन्हें आपस में बटोरे रखती है। सबसे सिंपल लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। ऐसा करता हूँ, आपको लाइन बाय लाइन जो इंग्लिश लिखी है उसको पढ़ते हुए जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक बार इंग्लिश पढ़ना फिर उसकी हिंदी बताना, ऐसे ज़्यादा टाइम जाता है। तो इससे बेटर है कि मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँ, वो ज़्यादा सिंपल पड़ेगा। देखिए तो जो चीज़ें मैंने बोली है वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। द सेल मेम्ब्रेन सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट द सेल, यानी कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को प्रोटेक्ट भी करती है, उसको सपोर्ट भी करती है, उसकी सहायता भी करती है, उसकी रक्षा भी करती है। दूसरी चीज़, इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल्स, यानी कि यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपका सेल मेम्ब्रेन है वो अपने अंदर आने वाले सब्सटेंस और अपने अंदर से बाहर जाने वाले सब्सटेंस, इनके मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल करता है, यानी कि ध्यान देता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बड़ा अच्छा, मतलब एक तरीके समझिए सिक्योरिटी गार्ड है, बिना पूछे जाने नहीं देगा, पूरा जांच पड़ताल करके तब जाने देगा। तीसरी चीज, सेंस ओनली सम सब्सटेंस, यानी कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन से अंदर जा सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। कुछ ही ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सबके सब नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, कैन मूव इन एंड आउट थ्रू दिस मेम्ब्रेन, नॉट ऑल सब्सटेंस, हेंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें जो आप कह रहा था मैं अभी कि इसमें सभी के सभी लोग नहीं जा सकते, कुछ ही लोग जा सकते हैं, इसी की वजह से इसे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि जो कुछ गिने चुने लोगों को ही अपने अंदर आने की अनुमति या बाहर जाने की परमिशन देता है। एग्जाम्पल के तौर पे जब पानी आता होगा तो इसे खटखटाता होगा कि हेलो हम पानी, तो सेल मेम्ब्रेन कहती होगी अच्छा तुम हो, आओ आओ, तुम्हारे बिना तो जिंदगी है अधूरी, आओ यार, तुम काहे लिए पूछ रहे हो। तो उम्मीद करते हैं गाने से आप बहुत कुछ समझ गए होंगे कि सेल मेम्ब्रेन जो अपना होता है बस उसी को ही अपने अंदर आने और जाने की परमिशन देता है, सबको नहीं। इसके अलावा द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, जो कि आपको पता ही है, मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, और लिपिड और प्रोटीन के बाई लेयर से बनी होती है। अगर पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है तो हम कहते हैं मेनली प्रोटीन से बनी होती है। बहुत डिटेल में जाएंगे तो हम कह देते हैं कि भैया आपका प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट की बात करेंगे तो वो प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। चूँकि प्रोटीन का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए हम सिर्फ प्रोटीन बोल देते हैं। ठीक है, प्रोटीन 55%, आपका जो लिपिड है वो 40% और कार्बोहाइड्रेट 5% होता है। जिस तरीके से जब हमसे पूछा जाता है कि आपकी सेल वॉल किससे बनी होती है या प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है तो हम कह देते हैं सेलुलोज से बनी होती है। तो क्या सिर्फ सेलुलोज से बनी होती है, उसमें कुछ और नहीं होता है? और भी होता है, लेकिन सेलुलोज की मात्रा सबसे हाई होती है तो हम उसी को सबसे पहले बोलते हैं। ठीक, टाइम बहुत तेज़ी से बीता है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, यही सिर्फ नहीं है। ठीक, तो मतलब वैसे इसके बाद यही थोड़ा लॉन्ग है, इसके बाद की जो भी ऑर्गेनल्स हैं उन सब में बहुत छोटी छोटी बातें हैं तो जल्दी हो जाएगा। तो देखिए, इट सेपरेट्स द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि ये
सेल को बाहरी वातावरण से सेपरेट कर देती है। ठीक है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को बाहरी वातावरण से सेपरेट करने का भी काम करती है। ठीक है, इसके अलावा द सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन ऑल द सेल। आपका ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सभी प्रकार की सेल्स में पाया जाता है, वो चाहे एनिमल सेल हो, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे बैक्टीरिया सेल हो, यानी किसी का भी सेल हो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यानी कि ये सभी के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर कवर होती है जिसके अंदर ही सारे ऑर्गेनल्स बंद होते हैं, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी है, सच एज साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, ये सब इसी के अंदर बंद होते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। और जो आपका सेल होता है वो क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का भी वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ गए होंगे। अब यहीं पे सेल मेम्ब्रेन ख़त्म। अब हम बात करते हैं अपने अगले ऑर्गेनल्स के बारे में। तो ये है आपका साइटोप्लाज्म, जो कि सिंपल सी बात है, जो इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, जो आपका एक चिपचिपा सब्सटेंस पाया जाता है, वही आपका साइटोप्लाज्म है। आपको पता ही है कि ये कहाँ से आया, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोटोप्लाज्म दो तरीके के होते हैं, एक आपका साइटोप्लाज्म, एक आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। जब ये चीज़ सेल के अंदर पाई जाए और न्यूक्लियस के बाहर पाई जाए तब वो साइटोप्लाज्म कहलाएगी, और जब यही प्रोटोप्लाज्म आपका न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा तब वो न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, द साइटोप्लाज्म इज द जेल लाइक फ्लूइड और सब्सटेंस इनसाइड द सेल, यानी कि सेल के अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है ये जेल लाइक फ्लूइड या सब्सटेंस होता है। ठीक है, जेल की तरह मतलब थोड़ा गाढ़ा सब्सटेंस होता है। ठीक है, गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है। ठीक है, इस तरीके का पदार्थ या फ्लूइड यानी कि लिक्विड होता है। ठीक, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन, ये आपके न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है, यानी कि जो आपका सबसे अंदर और सबसे बाहरी पार्ट है उसी के अंदर ये पूरा भरा रहता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सब के सब इसी साइटोप्लाज्म के अंदर डूबे रहते हैं या तैरते रहते हैं। ठीक, और इट इज़ द मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये मीडियम का भी काम करते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। ठीक, देयर आर अ नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनल ऑफ द सेल दैट कैन फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनल इसी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपके ये हैं, जिनके नाम आप खुद से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक दो पढ़ दे रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल, लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईटीसी, यानी कि मैंने सारे के सारे पढ़ दिए हैं, कोई बात नहीं। ऑल द फंक्शन ऑफ फॉर सेल एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड रेप्लिकेशन आर कैरिड आउट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल, यानी कि जो सेल एक्सपेंशन है वो ग्रोथ है और ये आपका जो रेप्लिकेशन है ये सभी वर्क सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ही किए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल बात है, ये सबको पता होता है। साइटोप्लाज्म के भीतर जो मटेरियल होता है वो डिफ्यूज़न के थ्रू चलता है, और आपको पता है कि जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो कम डिस्टेंस पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, इसीलिए वहाँ पे ये काम चलता है। मतलब साइटोप्लाज्म के ही थ्रू वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, ऐसे समझिए ना, एक दूसरे से बात करना होता है तो भी साइटोप्लाज्म के थ्रू कर लेते हैं, अगर कोई चीज़ पहुंचानी होती है तो भी साइटोप्लाज्म के थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो बहुत तेज़ी से टाइम बीत रहा है, थोड़ा स्पीड को बढ़ाते हैं। ठीक है, वैक्यूल्स में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। वैक्यूल का मतलब ही होता है एम्प्टी स्पेस, यानी कि खाली स्थान। तो खाली स्थान में क्या करेंगे, आपके पास जो भी आप काम की चीज़ है, जो आपकी रिक्वायर्ड चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है, उसको आप स्टोर कर लेंगे। तो वही काम वैक्यूल भी करता है। वैक्यूल के अंदर सबसे ज़्यादा पानी भरा होता है। देखिए बात समझिए, जो हमें कहा जाता है कि हमारी बॉडी में इतना % पानी है, 60 to 70% पानी होता है, तो वो क्या पानी हमारे अंदर होता है? नहीं, वो पानी सारा का सारा हमारी कोशिकाओं के अंदर होता है। पीते तो हम 2, 3, 4, 5, 6 लीटर हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं पी पाएंगे। तो ये सारा का सारा पानी हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर रहता है। सेल्स में भी कहाँ, तो वो इसी वैक्यूल्स के अंदर रहता है। दे हेल्प इन द स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ वेरियस सब्सटेंस, यानी कि ये बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर स्टोर भी करते हैं और उसको डिस्पोज करने में, उसको ख़त्म करने में हेल्प भी करते हैं। दे कैन स्टोर फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय अ सेल टू सर्वाइव। एक सेल के जीवित रहने के लिए जो भी ज़रूरत वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी फूड होते हैं, उनको स्टोर करने का भी काम कौन करता है? आपका वैक्यूल करता है। इसके अलावा जो भी कुछ गलत चीज़ें होती हैं, जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल या प्रोडक्ट होता है, उसको भी आपके सेल को बचाने के लिए उस गलत मटेरियल को भी, उस खराब पदार्थ को भी अपने अंदर क्या करता है, वो स्टोर कर लेता है। यानी कि जिसकी वजह से, उस गलत पदार्थ की वजह से, उस गंदे पदार्थ की वजह से, मटेरियल की वजह से पूरी सेल दूषित ना हो जाए, गंदी ना हो जाए। मतलब काफ़ी भला मानुस लगता है वैक्यूल। और हाँ, ये कॉन्टामिनेशन वर्ड देख के ना घबराइएगा
घबराइएगा मत, बहुत सिंपल सा नाम है यार, आसानी से याद कर लेंगे। अगर ये नहीं होता है तो फिर कॉन्टामिनेशन की जगह कोई डर्टी वर्टी टाइप वर्ड कुछ यूज़ कर लीजिएगा छोटा मोटा। चलिए, द वैक्यूल्स इन द प्लांट सेल आर लार्जर देन दोज इन द एनिमल सेल्स, यानी कि कहना ये चाहता है कि जो वैक्यूल्स प्लांट के अंदर पाया जाता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा फूड को, पानी को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। जो इंसानों के अंदर होता है उसमें उतना नहीं होता है। तो ये बात भी है ना भैया, कहाँ प्लांट कहाँ इंसान, तब अंतर भी तो समझिए। ठीक है, तो अब हम ऐसे नहीं करेंगे वरना पता चलेगा पूरा टाइम बीत जाएगा। अब थोड़ा सा हम इसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, मेन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं, आप आराम से देख के समझ जाइएगा। वैसे भी ये वीडियो हम बहुत ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर आज नहीं पढ़ पाएगी, ज़्यादा MB बाकी नहीं है, हम किसी से हेल्प ले नहीं सकते, तो हमारी मजबूरी को समझिए। तो इसलिए हमें जल्दी के लिए, इस बात के लिए कुछ कहिएगा नहीं वरना हम बुरा मान जाएंगे। अरे तू जा रे मालिक, का ही बुरा मानेगा, हम है ना, हम पटाएंगे वीडियो हैं। तुम तो चाह ही रहे हम कैसे यहाँ से चले जाएं, कोई बात नहीं। चलिए तो आइए देखते हैं। तो हमने वैक्यूल देख लिया, अब जो भी चीज़ें देखेंगे हम बहुत तेज़ी से देखेंगे। आइए अगली टॉपिक हम सेंट्रोसोम को देखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। इससे जो जिस साइंटिस्ट ने इसे खोजा था उसका नाम है बोबरी। ठीक है, बोबरी नामक साइंटिस्ट ने इसे खोजा था। इसका काम क्या होता है, इसका मेन काम ये होता है कि ये सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। ठीक है, किसमें, सेल डिवीज़न में, कोशिका के विभाजन में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके ऊपर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि हमारे बॉडी का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर कोशिका विभाजन बहुत तेज़ी से होता है। तो जो हमारी लीवर होती है उसके अंदर सेंट्रोसोम बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि उसके अंदर जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, सेल डिवीजन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा तेजी से। और सबसे कम कहाँ पे होती है, जहाँ पे सेंट्रोसोम बहुत ही ना के बराबर पाए जाते हैं, तो आपका ब्रेन होता है। ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल ना के बराबर पाए जाते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि ब्रेन को बचाइए, ध्यान से बचाइए, हेलमेट वेलमेट पहन के गाड़ी चलाया करिए, वरना इसमें कुछ हुआ ना तो डायरेक्ट आसमान का टिकट कटेगा, कोई चांस नहीं है। इसीलिए न्यूरॉन यानी कि जो ब्रेन होती है उसमें किसी प्रकार की चोट लग जाए तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, या कह सकते हैं ठीक ही नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं बहुत मेन चीज़ के ऊपर जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ही नाम है, बहुत सिंपल सा नाम है। माइटोकॉन्ड्रिया को कौन खोजा था, एल्डमैन ने खोजा था। किसमें खोजा था, बैक्टीरिया में खोजा था। ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा कि एल्डमैन ने खोजा था, बात खत्म। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपको पता ही है, ये हर एक सेल का क्या होता है, पावर हाउस होता है। पावर हाउस एकदम ऊर्जा ग्रह होता है, एकदम ऊर्जा को एकदम बटोर के रखता है अपने पास में, कि मतलब हम ही बनाते हैं ऊर्जा, अपने अंदर से ऊर्जा का फॉर्मेशन करने वाले हम ही हैं। और इसमें क्यों होता है, क्योंकि इसी में क्रेब्स साइकिल चलती है। उस क्रेब्स साइकिल के दौरान ATP का फॉर्मेशन होता है, और वही ATP आपके मिलकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है, और वो उसी ग्लूकोज से आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मिला जुला के कहानी यही है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कर्ब साइकिल यानी कि जो आपकी कर्ब साइकिल है वो कहाँ पर चलती है, ये याद है ना, वो जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक था उसमें हमने देखा होगा 3 तो साइकिल चलती है, आपकी ग्लाइकोलिसिस, फिर आपकी कर्ब साइकिल, फिर आपका ETS। तो बस उसी में जो कर्ब साइकिल है वो कहाँ चलती है, तो वो वाली साइकिल इसी माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा इसका कुछ काम होता है, तो बस यही तो इसका सिंपल सा काम है। इसका काम है ऊर्जा का फॉर्मेशन करना, ऊर्जा एनर्जी का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ पे बात खत्म हुई माइटोकॉन्ड्रिया की। ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ते कितना टाइम जाता हमारा, समझा करिए आप भी। प्रणाम। देखिए अब अगली टॉपिक है आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत सिंपल सी बात है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है ना बॉडी में ना एकदम समझिए बीम का काम करती है। जो सेल की बीम नहीं होती है, बीम का काम करती है। उसको पिचकने नहीं देती, उसको फुला के रखती है। यही तो एक तरीके से वो उसकी इंटरनल स्केलेटन है, आंतरिक कंकाल है। इसके अलावा उसको इंटरनल हेल्प भी करता है कुछ कार्यों में। ठीक है, जो भी उसके इंटरनल कार्य हैं उनके अंदर भी ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की होती हैं, या कह सकते हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन बस उसके आगे स्मूथ लग जाता है यानी कि चिकना। और एक पार्ट को कहा जाता है रफ यानी कि खुरदुरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसीलिए इसे SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ ER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी नाम से जानते हैं। ये दोनों नाम जान लीजिए। क्यों स्मूथ और क्यों रफ कहते हैं वो तो अभी हम समझेंगे ही।
तो ये आप सामने देख सकते हैं, ये इसका रफ वाला पार्ट है, ठीक है, जहाँ पे इसे दाने 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 जैसी संरचना होती है वो उसका रफ वाला पार्ट है, और जहाँ पे ऐसी संरचना नहीं है, सिंपल है, वो आपका स्मूथ वाला पार्ट है। तो स्मूथ वाले पार्ट से आपका लिपिड का, आपके फैट का फॉर्मेशन होता है, और जो आपका रफ वाला पार्ट होता है, जो आपका खुरदुरा पार्ट होता है, वहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। जबकि प्रोटीन का फॉर्मेशन ये करता नहीं है, चूँकि इस रफ वाले पार्ट पे ये रफ होता क्यों है, ये खुरदुरा होता क्यों है, तो उसकी वजह है कि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, और उसी राइबोसोम की वजह से ये खुरदुरा होता है, और वही राइबोसोम आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन नाम क्या आता है, नाम ये आता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रफ वाला साइड है वहाँ से आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जबकि ये करता नहीं है। करता कौन है, वो राइबोसोम करता है, लेकिन उसके ऊपर पाया जा रहा है तो इसका भी नाम हो जा रहा है, बस वही वाली हाल है। तो यहीं पे राइबोसोम को भी समझ लीजिए। देखिए, जो आपका राइबोसोम होता है ये आपके कितने प्रकार का होता है, 2 टाइप का होता है। एक आपका 70S टाइप राइबोसोम, एक आपका 80S टाइप राइबोसोम, जो आपको पता भी होगा। जो 70S टाइप होता है ये छोटा होता है, जो 80S टाइप होता है वो बड़ा होता है। ये जो छोटा वाला होता है वो आपके प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, ये जो बड़ा वाला होता है वो आपके यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये सिंपल सी बात है जो आपको पता है। अब हम बात करने वाले हैं गोल्जी अपरटस की, या कह सकते हैं गोल्जी बॉडी की। देखिए, इसमें भी क्या होता है, इसका सबसे मेन काम यही होता है ना कि ये बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी एनर्जी का काम नहीं होता है वहाँ से एनर्जी को पकड़ के घसीट के जहाँ सबसे ज़्यादा काम होता है वहाँ पे दे देता है। यानी कि ये बॉडी में ऊर्जा को बैलेंस करने का काम करता है। ऊर्जा को बैलेंस यानी कि एकदम नियमित रखने का काम करता है। जिसको जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उसको वहाँ पहुँचा देता है, जहाँ पे कम ऊर्जा की ज़रूरत है उसको वैसे ही रह देता है। वहाँ से जो अधिक ऊर्जा है उसको लेके जहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा देता है। तो इससे क्या होता है, हमारी बॉडी मेंटेन रहती है। तो ये मेंटेन किसकी वजह से रहती है, तो वो इसी गोल्जी अपरटस की वजह से रहती है, क्योंकि यही हमारी बॉडी में एनर्जी को मेंटेन करने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे जो मुँह है, यानी कि जो मुँह के अंदर की जीभ है, वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट कर रही है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी खर्चा हो रही है। ऐसी कंडीशन में मैं खड़ा हूँ, मेरे पैर में, मेरे हाथ में इन सब की मूवमेंट नहीं हो रही है, ये सिंपली खड़े हैं, तो इसमें उतनी मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारा इतना बड़ा शरीर है, हाथ पैर है, इसमें बहुत सारी ऊर्जा बन रही होगी, लेकिन वो ऊर्जा तो पैर में है, हाथ में है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे है, जीभ में है। तो इन सारी एनर्जी को इकट्ठा करने का काम यही गोल्जी अपरटस करता है, और इकट्ठा करके वो जीभ को ट्रांसफ़र कर रहा होगा, ताकि जिसकी वजह से जीभ थके ना, जीभ अपनी काम करती रहे, वरना थक जाएंगे तो हमारा बोलना बंद हो जाएगा, ऐसे सन्नाटा पकड़ के बैठ लेंगे हम। चलिए, तो अब हमारी जो अगली टॉपिक है वो क्या है, वो हमारी है न्यूक्लियस, जो कि आपको पता ही है कि इसी को ब्रेन कहा जाता है, इसी को सेल का ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही सबको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, सबको कंट्रोल करने का काम आपका न्यूक्लियस ही करता है। इसको खोजा किसने था, तो आपके रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। इसी न्यूक्लियस के अंदर ही आपका क्रोमोसोम पाया जाता है, DNA RNA सब पाया जाता है। ठीक है, तो जो जेनेटिक मटीरियल होते हैं वो इसी के अंदर मतलब इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्या कर रहा है, कौन कौन सी गलती हो रही है जल्दी जल्दी के चक्कर में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप न्यूक्लियस को भी समझ गए होंगे। ये जो आपका न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ठीक है, तो ये भी आपको चीज़ें आपको पता ही होगी। और इस न्यूक्लियस के अंदर जो भी आपके वो जो आपका चिपचिपा सब्सटेंस पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ये चीज़ें भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, तो इसे भी यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है लाइसोसोम। उसे भी देख लीजिए, बड़ा मेन चीज़ है। लाइसोसोम को सुसाइड बैग, एटम बम, यानी कि समझ लीजिए विस्फोटक के नाम से जाना जाता है। चूँकि बहुत सनकी इंसान है, जब मन तब फट जाता है। अगर कोई इसकी बात नहीं सुनेगा, कोई इससे आनाकानी किया, कोई नौटंकी किया, ही फट जाएगा। लेकिन इसका एक काम यही है कि ये ना, इसका बहुत सारा अच्छा काम भी है। ये फटता है तो फट के हमको फ़ायदा ही देता है। इसे बात कुछ ऐसी है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका ऑर्गन, जो सेल ऑर्गेनल है, वो कोई काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो वो इसकी डर की वजह से वो ऑर्गेनल अपना काम करता है, और नहीं करता है तो ये अपने अंदर से एक प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस का सेक्रेशन करते हैं, उसके ऊपर छिड़क देता है। तो वो जो है, जो काम नहीं कर रहा है ऑर्गेनल, वो धीरे धीरे आपका गल जाता है। ठीक है, तो ये डाइजेशन
डाइजेशन का काम करता है। समझ में आ रहा है आपको? ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो अगर कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा हाथ कहीं दब वब नहीं जाता है, तो जब दब जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो उतनी दूर की जो आपके सेल्स के अंदर पाए जाने वाला जो लाइसोसोम है और जो अन्य ऑर्गेनल है वो सब मर जाते हैं। तो मर जाने की वजह से वहाँ पे वो लाल या कह सकते हैं ब्राउन ब्राउन से या काला काला हो जाता है। वो काला इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ के जो लाइसोसोम है वो भी मर गए, दब जाने की वजह से वो सब के सब मर गए। तो जिसका काम लाश को उठाने का है या लाश को गलाने का है, यानी कि उसको साफ सुथरा करने का है, वो भी मर गया। इस वजह से वहाँ पे काला हो जाता है। तो ऐसे में जो आसपास की जो सेल्स होती हैं उसके अंदर से लाइसोसोम बाहर निकल के अपने आसपास जो भी सेल्स मरी रहती हैं उनके ऊपर हल्का हल्का छिड़क छिड़क के धीरे धीरे वो गायब कर देते हैं। इस तरीके से वो पूरी तरीके से वो जो काला वाला पार्ट है वो कुछ दिनों के अंदर साफ कर देते हैं। ठीक है, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मेनली इसका काम क्या है, तो इसका काम है आपका डाइजेशन करना। और ये जो अपने अंदर से जो ये टॉक्सिक सब्सटेंस निकालता है उसका नाम क्या है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसी एंजाइम की हेल्प से वो उनको गला देता है। ठीक है, उनका डाइजेशन कर जाता है। इसको खोजने वाले डी डूबे हैं। वैसे आपको बता दूं, आप सोचेंगे, आपके मन में डाउट आ सकता है कि ये तो सब इनको खोजा एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने था, तो उन्होंने क्या सब चीज़ को नहीं देखा था क्या? तो हो सकता है जो उनके पास जो आपका वो था, जो वो क्या कहते हैं माइक्रोस्कोप, वो उतना ज़्यादा विकसित ना रहा हो जो बहुत ज़्यादा माइन्यूट स्ट्रक्चर को मतलब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में देख पाए। जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया को खोजने वाले एल्टमैन हैं, और आपका ये जो साइटोप्लाज्म है इसको खोजने वाले, मतलब इसका नाम करने वाले कोई और हैं। ऐसे ही आपका लाइसोसोम का नामकरण और खोजने वाले कोई और हैं। तो मतलब इस तरीके से चीज़ें होती रही हैं। मतलब इसको बाद में भी खोजा गया है, ऐसा नहीं है कि जब रॉबर्ट हुक ने देखा था या जब आपके एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक ने देखा था तो उसी टाइम पे उसके अंदर जो भी सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते थे उन सबको भी क्लियर कर दिया था, उन सभी को क्लियर नहीं किया था। ये सारे सेल ऑर्गेनल्स थोड़ा बाद में भी क्लियर हुए हैं, ऐसे आप समझिए। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थोड़ा जल्दबाजी की वजह से थोड़ी कुछ गलती हो गई हो तो इसके लिए भी माफ़ करिएगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। आज हम बहुत